हेलो बच्चा पार्टी वंस अगेन वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल स्टडी जी क्लासेस। तो बच्चों आज के इस नए वीडियो लेक्चर में आप सभी लोगों का एक बार फिर से स्वागत है। तो बच्चों आज के इस नए वीडियो लेक्चर में यहाँ पर बच्चों हम अध्ययन करने वाले हैं अपवाहन वेग के पार्ट नंबर 2 के बारे में। तो बच्चों ये जो हमारा आज का वीडियो लेक्चर होने वाला है आप सभी लोगों के बोर्ड एग्जाम के लिए काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट वीडियो लेक्चर होने वाला है। और इस टॉपिक का जो बच्चों यहाँ पर हमारा इंपॉर्टेंट फिगर होता है वो बच्चों यहाँ पर हमारा साइड में बना हुआ है। इसी फिगर से संबंधित बच्चों यहाँ पर हम हर एक बेसिक पॉइंट हर एक बेसिक कंसेप्ट के बारे में आज के इस वीडियो लेक्चर में आप सभी लोग को अच्छी तरह से बताने और समझाने वाले हैं। साथ ही बच्चों हम इसी वीडियो लेक्चर में आप सभी लोग को अपवाहन वेग के सूत्र से परिचित कराने वाले हैं कि बच्चों इस फिगर के माध्यम से यहाँ पर हम किस प्रकार से अपवाहन वेग का सूत्र बच्चों यहाँ पर हम ज्ञात करते हैं। तो अगर आप सभी लोग को आज की वीडियो पसंद आती है तो इस वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करिएगा और अपने दोस्तों के साथ में इस वीडियो लेक्चर को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा। तो इसी के साथ बच्चों यहाँ पर हम आज का ये इंपॉर्टेंट टॉपिक स्टार्ट करते हैं। तो इस टॉपिक के अंदर बच्चों यहाँ पर हम सबसे पहले बात करने वाले हैं कि इस टॉपिक के प्रीवियस टॉपिक में आप सभी लोगों ने जब बच्चों यहाँ पर अपवाहन वेग के पार्ट नंबर 1 के बारे में अध्ययन किया था तो वहाँ पर बच्चों मैंने आप सभी लोग को चालक के बारे में अच्छी तरह से बताया था। तो बच्चों यहाँ पर हम क्या करते हैं सबसे पहले उस चालक के बारे में एक बार बच्चों यहाँ पे हम रिमाइंड करेंगे। उसके बाद यहाँ पर आपको समझाने वाले हैं ये जो हमारे यहाँ पर सेकंड इंपॉर्टेंट फिगर होता है और इसी फिगर के माध्यम से आप सभी लोग को अपवाहन वेग के हर एक बेसिक से बेसिक पॉइंट के बारे में बिल्कुल जीरो लेवल से लेकर के एडवांस लेवल तक अच्छी तरह से क्लियर करने वाले हैं। तो बच्चों यहाँ पर हम सबसे पहले बात करते हैं प्रीवियस टॉपिक के बारे में जहाँ पर बच्चों आप सभी लोगों ने अध्ययन किया था अपवाहन वेग के पार्ट नंबर 1 के बारे में। ये बच्चों हमारा क्या होता है पार्ट नंबर 2 होता है। अगर पार्ट नंबर 1 के बारे में आप सभी लोगों ने अध्ययन नहीं किया है तो सभी वीडियोस का लिंक आपको इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। आप सभी लोग जाकर के अपवाहन वेग के पार्ट नंबर 1 के बारे में अच्छी तरह से अध्ययन कर सकते हैं। तो बच्चों यहाँ पर हम सबसे पहले बात करने वाले हैं कि पार्ट नंबर 1 में बच्चों आप सभी लोगों ने चालक के बारे में क्या अध्ययन किया था। तो यहाँ पर बच्चों आप सभी लोग अच्छी तरह जानते हैं कि ये बच्चों जो हमारा फिगर होता है ये फिगर बच्चों हमारा क्या होता है एक चालक का फिगर होता है। तो इस फिगर को बच्चों यहाँ पर हम कुछ इस प्रकार से दिखाते हैं और ये बच्चों हमारा तब फिगर होता है जब बच्चों हम क्या करते हैं किसी भी चालक को किसी बैटरी से नहीं जोड़ते हैं तब उस केस में बच्चों ये हमारा क्या होता है एक चालक का फिगर होता है। और यहाँ पर आप सभी लोग जानते हैं कि अगर हम इसको एक चालक कहना चाहते हैं तो इस चालक के अंदर बच्चों क्या होते हैं छोटे छोटे इलेक्ट्रॉन होते हैं। जैसा कि आप सभी लोग यहाँ पर अच्छी तरह से जानते हैं कि अगर हमारा कोई भी यहाँ पर वस्तु है वो चालक है तो बच्चों वो हमारा क्या होता है एक धातु से मिलकर बना होता है और उस धातु के अंदर बच्चों हमारे क्या होते हैं छोटे छोटे इलेक्ट्रॉन होते हैं। छोटे छोटे इलेक्ट्रॉन से मिलकर बच्चों यहाँ पर हमारा क्या होता है कोई भी चालक बनता है। अब ये चालक बच्चों हमारा यहाँ पर कॉपर का हो सकता है एल्युमिनियम का हो सकता है लोहे का हो सकता है। तो इसलिए बच्चों इसमें हम क्या कहते हैं ये जो हमारा फिगर बन के तैयार हुआ है इसे बच्चों हम एक चालक का फिगर कहते हैं और इसके अंदर में आवेश का प्रवाह होता है। तो यहाँ पर हम दिखा रहे हैं कि ये बच्चों अगर हमारा एक चालक का फिगर है तो ये चालक बच्चों क्या होता है इसके अंदर में छोटे छोटे इलेक्ट्रॉन्स होते हैं जो कुछ इस प्रकार से यहाँ पर क्या होते हैं प्रेजेंट होते हैं। अब बच्चों यहाँ पर आपको ध्यान रखना है कि ये चालक बच्चों हमारा तब होता है जब हम इस चालक को किसी भी बैटरी से नहीं जोड़ते हैं तब इसके अंदर में जो प्रेजेंट यहाँ पर हमारे इलेक्ट्रॉन्स होते हैं ये इलेक्ट्रॉन बच्चों क्या करते हैं इस चालक के अंदर में आपस में घूमते फिरते रहते हैं। क्योंकि बच्चों यहाँ पर आप सभी जानते हैं कि इस केस में जो हमारा चालक पड़ा होता है जब बैटरी से नहीं जुड़ा होता है तब ये मुक्त रूप में होता है और जब मुक्त रूप में होता है तो इसके अंदर जो प्रेजेंट इलेक्ट्रॉन्स होते हैं ये इलेक्ट्रॉन बच्चों क्या करते हैं आपस में यादृच्छिक गति करते हैं। और जब ये यादृच्छिक गति करते हैं तो इनकी जो यहाँ पर चलने की स्पीड होती है वो बच्चों यहाँ पर आप सभी जानते हैं 10⁵ मीटर पर सेकंड होती है। इतनी रफ्तार के साथ बच्चों यहाँ पर हमारे जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो किसी मुक्त चालक के अंदर में चलते हैं और जब ये चलते हैं तो बच्चों यहाँ पर यादृच्छिक गति करते हैं। उस यादृच्छिक गति को बच्चों यहाँ पर आप सभी लोग कहते हैं जिग जैग, जिसको मैंने आप सभी लोग को अच्छी तरह से बताया था कि ये जो हमारा जिग जैग गति होती है इसे बच्चों हम क्या कहते हैं टेढ़ी मेढ़ी गति कहते हैं। जहाँ पर आप समझ सकते हैं कि अगर हम यहाँ पर किसी भी इलेक्ट्रॉन को यहाँ पर दिखाना चाहेंगे तो ये बच्चों हमारे क्या होता है कोई भी एक इलेक्ट्रॉन होता है और ये इलेक्ट्रॉन बच्चों क्या करता है सबसे पहले इधर दिशा में जाता है उसके बाद
बाद बच्चों यहाँ पर आप जानते हैं यहाँ पर हमारा कोई इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होता है तो इस इलेक्ट्रॉन से टक्कर खा करके बच्चों ये नीचे आ जाता है। उसके बाद यहाँ पर भी हमारा क्या होता है, कोई भी एक इलेक्ट्रॉन होता है, इसके बाद इससे टक्कर खा करके बच्चों ये इधर आ जाता है। तो इस प्रकार की जो गति होती है इसी गति को बच्चों हम क्या कहते हैं, यादृच्छिक गति कहते हैं, जिसको इंग्लिश बच्चों यहाँ पर हम क्या कहते हैं, जिगजैग मोशन कहते हैं। और इस केस में आप सभी लोगों ने यहाँ पर जब गति के सूत्र के बारे में अध्ययन किया तो आप सभी लोग को इन सभी इलेक्ट्रॉनों का जो औसत वेग मिला था वो बच्चों यहाँ पर आपको शून्य मिला था। और शून्य क्यों मिला था इसके बारे में आप सभी लोग को यहाँ पर बेसिक जानकारी होती है। तो यहाँ पर बच्चों हमने मान लिया था कि ये जो हमारा इलेक्ट्रॉन होता है इसको बच्चों यहाँ पर हम E1 से दिखाएंगे, ये जो बच्चों हमारा जाएगा E2 हो जाएगा और ये हमारे क्या हो जाएगा E3 हो जाएगा। इसी प्रकार से इस चालक के अंदर में जो इलेक्ट्रॉनों की संख्या होती है बच्चों यहाँ पर हमने मान लिया है कि इस चालक के अंदर में जो हमारी टोटल इलेक्ट्रॉन होते हैं उनको बच्चों यहाँ पर हम क्या करते हैं, स्मॉल n से दिखाते हैं। और इस चालक के अंदर में जो हमारे टोटल विद्यमान इलेक्ट्रॉन है उन इलेक्ट्रॉनों को बच्चों यहाँ पर हमने मान रखा है En होते हैं, क्योंकि ये जो हमारा पूरा चालक होता है ये बच्चों हमारा इलेक्ट्रॉन से मिलकर बना होता है। और इस चालक के अंदर में जो हमारे टोटल इलेक्ट्रॉन होते हैं उनको बच्चों यहाँ पर हम क्या करते हैं, En से दिखाते हैं। इसी प्रकार से यहाँ पर हमारे E1, E2, E3 यहाँ पर n नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो अगर हम इन इलेक्ट्रॉनों की औसत वेग की बात करेंगे तो उस औसत वेग के बारे में जब आप सभी लोगों ने अध्ययन किया था तो बच्चों यहाँ पर आप सभी लोगों ने देखा था कि इस केस में जो हमारे इलेक्ट्रॉन होते हैं, कुछ इलेक्ट्रॉन बच्चों यहाँ पर सीधे चलते हैं तो कुछ बच्चों यहाँ पर इसके विपरीत दिशा में चलते हैं। तो इन दोनों का जो हमारा वेग होता है बच्चों यहाँ पे नियत होता है 10⁵ मीटर पर सेकंड होती है। तो इस केस में जब एक इलेक्ट्रॉन इधर की तरफ चलता है, दूसरा इलेक्ट्रॉन इधर की तरफ चलता है, तब इस केस में इनका जो वेग होता है बच्चों यहाँ पर कैंसिल होकर के 0 हो जाता है। तो यहाँ पर आप कह पाते हैं कि इन सभी इलेक्ट्रॉनों का जो औसत वेग मिलता है शुरुआती स्थिति में बच्चों यहाँ पर आपको शून्य मिलता है। और इसका यहाँ पर जो फॉर्मूला होता है औसत वेग निकालने का वो बच्चों यहाँ पर आपको फॉर्मूला मिला था U1 प्लस U2 प्लस U3 प्लस डैश डैश, यहाँ पर बच्चों आपको मिल गया था UN। और यहाँ पर बच्चों हम क्या करते हैं, जब किसी का औसत वेग निकालते हैं तो सभी इलेक्ट्रॉनों का जो हमारा वेग होता है उसको ऐड कर लेते हैं। और इस चालक के अंदर में जो हमारे प्रेजेंट इलेक्ट्रॉन होते हैं उनकी जो संख्या होती है बच्चों यहाँ पर कुल हमारी n होती है, इससे बच्चों हम क्या करेंगे, यहाँ पर भाग लगा देंगे। तो इन सभी का जो औसत वेग मिलता है बच्चों यहाँ पर आपको शून्य मिल जाता है। इस फॉर्मूले के बारे में आप सभी लोगों ने पार्ट नंबर 1 में अच्छी तरह से अध्ययन किया है। तो इस फार्मूले का बच्चों यहाँ पर हम यूज़ करने वाले हैं जब बच्चों हम अपवाहन वेग का निगमन करेंगे। तो उसके लिए ये जो हमारा फॉर्मूला होने वाला काफ़ी इंपॉर्टेंट फॉर्मूला होने वाला है। और इस फॉर्मूले को बच्चों यहाँ पर हम समीकरण नंबर यहाँ पर A मान लेते हैं। तो अब बच्चों हम इस फिगर के बाद में यहाँ पर बात करते हैं फिगर नंबर 2 के बारे में कि अगर बच्चों यहाँ पर हम क्या करते हैं, इस चालक को उठा करके बैटरी से जोड़ देंगे तब इस केस में क्या इफेक्ट होगा, इसके बारे में हम चर्चा करने वाले हैं। तो बच्चों यहाँ पर आपको सबसे पहले समझ लेना है कि ये बच्चों हमारे क्या होता है, कोई भी एक चालक होता है और इस चालक के अंदर में जो प्रेजेंट इलेक्ट्रॉन होते हैं वो बच्चों यहाँ पर हमारे कुछ इस प्रकार से होते हैं। और ये जो हमारा पूरा चालक होता है ये चालक बच्चों क्या होता है, n नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन से मिलके बना होता है। तो यहाँ पर बच्चों हम सबसे पहले मानते हैं कि इस चालक के अंदर में जो इलेक्ट्रॉनों की टोटल संख्या होती है उसको बच्चों यहाँ पर हम n से दिखाते हैं। और इस केस में यहाँ पर आप सब जानते हैं कि जब बच्चों हम क्या करते हैं कि इस चालक को उठा करके यहाँ पर बैटरी से जोड़ देंगे तब इस केस में यहाँ पर आप सिंपल तरीके से जानते हैं कि बैटरी में बच्चों हमारे क्या होते हैं, यहाँ पर 2 टर्मिनल होते हैं। यहाँ पर जो हमारा पहला टर्मिनल होता है बच्चों यहाँ पर हमारा प्लस का होता है और यहाँ पर जो हमारा दूसरा होता है माइनस का होता है। तो इस केस में यहाँ पर आप सभी जानते हैं कि बैटरी लगाने से बच्चों यहाँ पर क्या हो जाएगा, एक वैद्युत क्षेत्र उत्पन्न हो जाएगा। और उस वैद्युत क्षेत्र की जो हमारी तीव्रता होती है वो हायर पोटेंशियल से लोअर पोटेंशियल की तरफ होती है। तो बच्चों यहाँ पर सबसे पहले हम बात करने वाले हैं कि किस प्रकार से यहाँ पर बैटरी इस चालक के अंदर में काम करेगी, इसके बारे में आप सभी लोग को सिंपल तरीके के साथ में जानकारी होनी चाहिए। तो यहाँ पर बच्चों आप सभी लोग जानते हैं कि ये जो हमारे इलेक्ट्रॉन्स हैं इन इलेक्ट्रॉनों पर बच्चों जो हमारा आवेश होता है माइनस का आवेश होता है। तो बैटरी का जो हमारा यहाँ पे ऋण आवेश होता है ये बच्चों क्या करता है, माइनस आवेश को प्रवाहित करता है। तो जब यहाँ पर बच्चों हमारा माइनस आवेश जाकर के इस टर्मिनल पे मिलता है तब ये इलेक्ट्रॉन बच्चों क्या करते हैं, आपस में रिपल होना शुरू हो जाते हैं, मीन्स प्रतिकर्षित होना शुरू हो जाते हैं। तो सभी इलेक्ट्रॉन बच्चों क्या करते हैं, इस दिशा की तरफ यहाँ पर चलना शुरू करते हैं। जबकि अगर हम इसके पहले की स्थिति के बारे में बात करेंगे तो सभी इलेक्ट्रॉन बच्चों क्या कर रहे थे, यहाँ पर जिगजैग पाथ पर मोशन कर रहे थे, इस प्रकार से टेढ़ी मेढ़ी गति कर रहे थे। और उस केस में इनकी जो गति थी वो बच्चों यहाँ पर 10⁵ मीटर पर सेकंड थी। लेकिन इस केस में बच्चों यहाँ पर क्या होगा, इनके गति में परिवर्तन आएगा। और यहाँ पर आप सभी लोग सिंपल तरीके से जानते हैं कि जब हम इसको बैटरी से जोड़ेंगे तो इसकी गति में जो परिवर्तन होता है वो त्वरण के कारण होता है। और उस त्वरण के बारे में आप सभी लोग को अच्छी तरह से जानकारी होनी चाहिए। तो यहाँ पर बच्चों हम सबसे पहले बात कर ले रहे हैं कि अगर इधर से हमारा नेगेटिव चार्ज जब यहाँ से फ्लो करता है बैटरी से तो यहाँ पर बच्चों जो हमारे इलेक्ट्रॉन्स होते हैं इन पर भी जो हमारा चार्ज होता है वो नेगेटिव होता है। तो सभी इलेक्ट्रॉन बच्चों क्या करते हैं, टेढ़ी मेढ़ी गति ना करके वो एक सीधे रास्ते
रास्ते में चलना शुरू करते हैं और इनका चलने का जो यहाँ पे रास्ता होता है उसको बच्चों यहाँ पर हम कुछ इस प्रकार से दिखाने वाले हैं। तो बच्चों इसी प्रकार से हमारे सभी इलेक्ट्रॉन क्या करते हैं, एक ही दिशा की तरफ यहाँ पर चलना शुरू कर देते हैं। और इस केस में बच्चों यहाँ पर हम मान लेते हैं कि यहाँ पर हमारा जो पहला इलेक्ट्रॉन होगा उसको बच्चों यहाँ पर हम E1 से दिखाएंगे, और ये बच्चों हमारे क्या हो जाएगा, दूसरा इलेक्ट्रॉन हो जाएगा, और ये बच्चों हमारे क्या हो जाएगा, तीसरा इलेक्ट्रॉन हो जाएगा। इसी प्रकार से यहाँ पर बच्चों आप कह सकते हैं कि इस चालक के अंदर में हमारे जितने भी इलेक्ट्रॉन होते हैं उन सभी इलेक्ट्रॉनों का जो हमारा वेग होता है बच्चों यहाँ पर हम मानते हैं En हो जाता है। सभी इलेक्ट्रॉनों को बच्चों यहाँ पे हमने मान लिया है। और इस केस में यहाँ पर आप जानते हैं कि जो हमारा बैटरी का धन आवेश होता है ये बच्चों क्या करता है, सभी इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ आकर्षित करता है। तो सभी इलेक्ट्रॉन बच्चों क्या करते हैं, कुछ इस तरीके से माइनस से प्लस की तरफ यहाँ पर चलना शुरू करते हैं। और जब ये चलना शुरू करते हैं तो इस चालक के अंदर बच्चों यहाँ पर क्या होता है, एक वैद्युत क्षेत्र उत्पन्न हो जाता है, जिसकी दिशा बच्चों यहाँ पर आप सभी लोग सिंपल तरीके से जानते हैं कि प्लस आवेश से माइनस आवेश की तरफ होती है। और अगर अभी तक आप सभी लोग को ये जानकारी नहीं है कि जो हमारी वैद्युत क्षेत्र की दिशा होती है वो किधर की तरफ होती है, तो सिंपल आपको अपने बैटरी के पास चले आना है। बैटरी ही बच्चों क्या होता है, सबसे सीधा रास्ता होता है जहाँ पर आप पता कर सकते हैं कि वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता बच्चों हमारी किधर से किधर की तरफ चलती है। तो यहाँ पर आपको सिंपल समझ लेना है कि ये बच्चों हमारे क्या होता है, बैटरी का धन आवेश होता है, और ये बच्चों हमारे क्या होता है, बैटरी का माइनस आवेश होता है। तो इस केस में अगर आपसे कभी भी यहाँ पर पूछा जाती है कि वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता हमारी किधर की तरफ होगी, तो यहाँ पर आपको प्लस वाला आवेश पकड़ लेना है, और जो हमारी वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता होती है प्लस से माइनस की तरफ चलती है, जिनकी दिशा को बच्चों यहाँ पर हम कुछ इस प्रकार से दिखाएंगे। और ये जो हमारी वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता होती है वो इस चालक के अंदर में उत्पन्न होती है। और इस केस में यहाँ पर जो हमारे इलेक्ट्रॉन इस चालक के अंदर में चलते हैं, इनका जो हमारा वेग होता है उस वेग को बच्चों यहाँ पर हम क्या करेंगे, V1 से दिखाएंगे। तो बच्चों ये जो हमारा V1 वेग होगा वो E1 इलेक्ट्रॉन का हो जाएगा। ठीक इसी प्रकार से आप कह सकते हैं कि जो हमारा E2 इलेक्ट्रॉन होगा इसका जो वेग होगा उसको बच्चों यहाँ पर हम V2 से दिखाएंगे। इसी प्रकार से बच्चों यहाँ पर हम बात कर लेते हैं कि जो इस चालक के अंदर में n नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन होंगे, इनका जो वेग होगा उसको बच्चों यहाँ पर हम Vn से दिखाएंगे। तो इस प्रकार से आप सभी लोग यहाँ पर वेग के बारे में जानकारी हो जाती है। अब बच्चों यहाँ पर हम बात करने वाले हैं कि इन सभी इलेक्ट्रॉनों का जो वेग होता है वो किस प्रकार से चेंज होता है। तो यहाँ पर आपको ये लॉजिक समझ आता है कि इस इलेक्ट्रॉन के अंदर में, इस चालक के अंदर बच्चों क्या होता है, त्वरण उत्पन्न होता है, और त्वरण उत्पन्न होने से बच्चों क्या होता है, इस चालक के वेग में परिवर्तन होता है। जिस इलेक्ट्रॉन के वेग को बच्चों यहाँ पर आप क्या करते हैं, V1, V2 और Vn से यहाँ पे निरूपित करते हैं। क्योंकि यहाँ पर हमारे n नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, तो सभी इलेक्ट्रॉन बच्चों क्या करेंगे, आपस में अलग अलग वेग से चलना शुरू करेंगे। तो यहाँ पर आपको सबसे पहले समझ लेना है कि शुरुआती स्थिति में जो हमारे इलेक्ट्रॉन होते हैं उनका जो वेग होता है वो 10 की पावर 5 मीटर पर सेकंड हो जाता है। लेकिन बच्चों जब हम क्या करते हैं, इसको बैटरी जोड़ते हैं, तो ये सभी इलेक्ट्रॉन बच्चों क्या करते हैं, आपस में टेढ़ी मेढ़ी गति ना करके ये सीधे रास्ते में चलते हैं। और जब ये सीधे रास्ते में चलते हैं तो इनके अंदर बच्चों क्या होता है, यहाँ पर त्वरण उत्पन्न होता है, जिस त्वरण का मान बच्चों यहाँ पर आप कह सकते हैं कि यहाँ पर बच्चों कितना हो जाता है, 10 की पावर 5 मीटर पर सेकंड ना होकर के बच्चों यहाँ से क्या होता है, इससे कम हो जाता है। तो इस केस में जो हमारा इस चालक के अंदर में त्वरण उत्पन्न होता है, इस त्वरण का मान बच्चों इतना छोटा होता है, इतना कम होता है कि यहाँ पर आप कह सकते हैं कि ये जो हमारा उत्पन्न होने वाला त्वरण होता है इस चालक के अंदर में, वो बच्चों यहाँ पर क्या होता है, ना के बराबर होता है। इस केस में बच्चों आप कह सकते हैं कि जब हम बैटरी से चालक को अटैच करते हैं तो सभी इलेक्ट्रॉन बच्चों यहाँ पर क्या करते हैं, सिर्फ और सिर्फ एक ही दिशा में चलना शुरू कर देते हैं। और ये जो हमारा उत्पन्न होने वाला त्वरण होता है, इस त्वरण का मान बच्चों यहाँ पर क्या हो जाता है, ना के बराबर हो जाता है। मीन्स इसकी गति में बच्चों यहाँ पर क्या हो जाएगा, कमी हो जाएगा। और जब गति में यहाँ पर कमी होगा तब उस केस में इसकी गति क्या होगी, इसके बारे में आपको सिंपल तरीके से समझ लेना है। तो यहाँ पर बच्चों आप कह सकते हैं कि इस चालक के अंदर में जो हमारा उत्पन्न होने वाला त्वरण होता है, इस त्वरण का मान बच्चों यहाँ पर क्या होता है, लगभग आप कह सकते हैं कि 0 के बराबर हो जाता है। जिस केस में यहाँ पर आप कह सकते हैं कि इस चालक के अंदर में जो हमारा उत्पन्न होने वाला त्वरण था वो बच्चों यहाँ पर इसका होना या ना होना, इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। यहाँ पर जो फर्क पड़ता है वो सिर्फ यही होता है कि सभी इलेक्ट्रॉन बच्चों क्या करते हैं, एक ही दिशा में चलना शुरू कर देते हैं। तो इस केस में इसके वेग में बच्चों क्या होता है, परिवर्तन होता है, जिसको यहाँ पर हम V1, V2 और यहाँ पर क्या करते हैं, Vn से निरूपित करते हैं। तो बच्चों ये क्या होता है, वेग का परिवर्तन होता है। तो इस केस में यहाँ पर आप कह पाते हैं कि जब इलेक्ट्रॉन चलना शुरू करते हैं तो इनकी जो यहाँ पर चलने की स्पीड होती है वो बच्चों यहाँ पर अब कितनी हो जाएगी, ये बच्चों यहाँ पर हो जाती है 10 की पावर -4 मीटर पर सेकंड हो जाती है। और जब ये इतनी धीमी गति से किसी भी चालक के अंदर चलना शुरू करते हैं तब बच्चों इस चालक के अंदर में क्या होती है, वैद्युत धारा उत्पन्न हो जाती है। और उस वैद्युत धारा को बच्चों हम क्या कहते
हैं अपवाहन वेग कहते हैं। जिस अपवाहन वेग को बच्चों यहाँ पर हम अंग्रेजी में कहते हैं ड्रिफ्ट वेलोसिटी, जिसको बच्चों यहाँ पर हम vd से निरूपित करते हैं। तो यहाँ तक का लॉजिक आप सभी लोग को अच्छी तरह समझ आएगा। तो अगर आप सभी लोग को आज की वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करिएगा और अपने दोस्तों के साथ में इस वीडियो लेक्चर को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा। और यहाँ पर आपको ये भी समझ लेना है कि जब हम क्या करते हैं, चालक को बैटरी से जोड़ देते हैं, तब इस केस में इसका जो वेग होता है जिसे बच्चों हम अपवाहन वेग कहते हैं, उस वेग का मान बच्चों यहाँ पर 0 के बराबर कभी नहीं होगा। 0 के बराबर तब होता है जब बच्चों हम शुरुआती कंडीशन की बात करते हैं। तब इस केस में सभी इलेक्ट्रॉन क्या करते हैं, आपस में इस प्रकार से यादृच्छिक गति करते हैं। और जब बच्चों यहाँ पर यादृच्छिक गति करते हैं तो एक इलेक्ट्रॉन का वेग बच्चों यहाँ पर क्या करता है, दूसरे इलेक्ट्रॉन के वेग को आपस में कैंसिल कर देता है। तो यहाँ पर आपको जो नेट वेग मिलता है, औसत वेग, वो बच्चों यहाँ पर शून्य मिल जाता है, जिसको यहाँ पर बच्चों मैंने समीकरण नंबर ए मान रखा है। तो अब हम यहाँ पर बच्चों बात करेंगे कि इन सभी इलेक्ट्रॉनों का औसत वेग हम किस प्रकार से ज्ञात करेंगे। तो इसका औसत वेग ज्ञात करने के लिए बच्चों यहाँ पर हम बात करने वाले हैं गति के प्रथम समीकरण के बारे में, जिसके बारे में आप सभी लोग अच्छी तरह जानते हैं। तो बच्चों यहाँ पर जो हमारा गति का प्रथम समीकरण होता है वो न्यूटन बाबा का पहला समीकरण होने वाला है। तो बच्चों अब हम यहाँ से क्या करते हैं, इसका डेरिवेशन स्टार्ट करते हैं कि किस प्रकार से हम अपवाहन वेग का मान ज्ञात करने वाले हैं। तो बच्चों यहाँ पर हम सबसे पहले लिखने वाले हैं गति के प्रथम समीकरण से। तो बच्चों यहाँ पर हम क्या करेंगे, सबसे पहले E1 इलेक्ट्रॉन का वेग निकालेंगे, उसके बाद E2 का निकालेंगे, उसके बाद E3 का निकालेंगे। इसी प्रकार से बच्चों हम क्या करेंगे, सभी इलेक्ट्रॉन का यहाँ पर हम वेग निकालेंगे। तो बच्चों यहाँ पर हम क्या करेंगे, लास्ट में Vn का निकालेंगे। तो यहाँ पर बच्चों हम कैसे निकालने वाले हैं, तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि जो हमारा गति का प्रथम समीकरण होता है बच्चों यहाँ से आपको मिलता है V = U + AT होता है। तो ये बच्चों हमारा क्या होता है, गति का पहला समीकरण होता है। इसी समीकरण के माध्यम से बच्चों यहाँ पर हम क्या करने वाले हैं, V1, V2 और V3 और Vn इलेक्ट्रॉन का औसत वेग यहाँ पर हम ज्ञात करने वाले हैं। तो बच्चों यहाँ पर हम क्या करेंगे, सबसे पहले इलेक्ट्रॉन का अगर हम वेग निकालेंगे तो उसको बच्चों यहाँ पर हम V1 से दिखाएंगे। और इस केस में आप सभी जानते हैं जो हमारा पहला इलेक्ट्रॉन होता है, जब ये बैटरी से नहीं जुड़ा था तो इस केस में इसका जो वेग था उसको बच्चों यहाँ पर हम क्या करेंगे, U1 से दिखाएंगे। तो बच्चों यहाँ पर आपको मिल जाएगा U1। और इस केस में आप सभी जानते हैं कि जब हमारा क्या होता है, चालक बैटरी से जुड़ जाता है, तब उस केस में त्वरण हो या ना हो उससे कोई इफेक्ट नहीं होता है, क्योंकि इस त्वरण का मान बच्चों यहाँ पर क्या होता है, नियत के बराबर हो जाता है। या बच्चों आप कह सकते हैं कि इस त्वरण का मान बच्चों यहाँ पर क्या होता है, लगभग शून्य के बराबर होता है। ये इतना छोटा त्वरण होता है कि बच्चों यहाँ पर चालक के अंदर में हो या ना हो उससे कोई प्रभाव या कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। बस इफेक्ट जो पड़ता है वो इतना होता है कि सभी इलेक्ट्रॉन बच्चों क्या करते हैं, एक ही दिशा की तरफ चलना शुरू कर देते हैं। इतना यहाँ पर इफेक्ट होता है। और ये जो इलेक्ट्रॉन इस चालक के अंदर में चलते हैं ये इतने धीमे धीमे चलते हैं, जैसे एक बुढ़ा आदमी चलता है उसी प्रकार से बच्चों क्या करते हैं, ये जो हमारे इलेक्ट्रॉन होते हैं वो इस चालक के अंदर में चलना शुरू कर देते हैं। तो यहाँ पर आपको ये सिंपल तरीके से समझ लेना है कि इसके अंदर में जो हमारा उत्पन्न होने वाला त्वरण होता है, इस त्वरण का मान बच्चों यहाँ पे ना के बराबर होता है। इस केस में आप कह सकते हैं कि ये जो हमारा उत्पन्न होने वाला त्वरण है इसका मान बच्चों यहाँ पर क्या होता है, लगभग 0 के बराबर हो जाता है। तो अब बच्चों यहाँ पर हम क्या करेंगे, इस त्वरण का मान यहाँ पे नियत मान लेंगे। तो इस केस में जो हमारा ए होगा, इस ए को बच्चों यहाँ पर हम ए से दिखाएंगे। और यहाँ पर बच्चों आप सभी लोग जानते हैं कि जब इलेक्ट्रॉन यहाँ पर क्या करेंगे, एक ही दिशा की तरफ चलना शुरू करेंगे, तो यहाँ पर जो हमारा पहला इलेक्ट्रॉन होता है जिसको हम E1 से दिखाएंगे, और इसके अंदर में जो हमारा E2 इलेक्ट्रॉन होगा, यहाँ पर जो हमारा E3 इलेक्ट्रॉन होगा, ये बच्चों जब एक ही तरफ चलना शुरू करेगा तो ये जल्दी थोड़ा सा भागेगा, क्योंकि आप जानते हैं उस केस में इसकी स्पीड क्या होती है, 10⁵ मीटर/सेकंड होती है। तो जब इलेक्ट्रॉन यहाँ पर चलता है तो बच्चों ये सबसे पहले इससे धक्का खाता है, उसके बाद इससे धक्का खाएगा, और फिर बच्चों इसके बाद यहाँ पर भी हमारा कोई इलेक्ट्रॉन होगा, इससे धक्का खाएगा, उसके बाद यहाँ से टकरा करके बच्चों ये क्या होगा, यहाँ पर आ जाएगा। तो इस प्रकार से बच्चों क्या करेगा, ये इलेक्ट्रॉन हमारा इस चालक की तरफ चलना शुरू कर देगा, मीन्स प्लस आवेश की तरफ चलना शुरू कर देगा। तो इनकी जो स्पीड होती है चलने की, यहाँ पर बच्चों क्या हो जाएगी, 10 की पावर यहाँ पर 5 हो जाती है। लेकिन जब ये आपस में क्या करते हैं, E1 इलेक्ट्रॉन E2 से धक्का खाता है तो इनकी स्पीड बच्चों यहाँ पर क्या होती है, बहुत कम हो जाती है, जिसकी स्पीड को बच्चों यहाँ पर आप कहते हैं 10⁻⁴ मीटर/सेकंड, इतनी बच्चों यहाँ पर हो जाती है। और ये जो हमारी गति होती है बच्चों यहाँ पर क्या होती है, बहुत कम गति होती है। आप कह सकते हैं इस गति को ना के बराबर यहाँ पर हमारी गति हो जाती है। तो ये थोड़ा सा धक्का खाने के बाद बच्चों क्या होते हैं, आगे की तरफ भाग जाते हैं, और इस केस में इनकी जो स्पीड होती है वो 10⁻⁴ मीटर/सेकंड हो जाती है। इसके बाद जो हमारा E2 इलेक्ट्रॉन बच्चों क्या करता है, E3 से यहाँ पे टक्कर खाता है, तो फिर बच्चों क्या करता है, 10⁻⁴
5 मीटर पर सेकंड इतनी रफ्तार से फिर चलता है, और जब इसे टकरा जाता है तो टकराने के बाद में इसकी जो स्पीड होती है बच्चों यहाँ पर कम हो जाती है, 10 की पावर -4 मीटर पर सेकंड होती है। तो इस प्रकार से बच्चों ये जो हमारा इलेक्ट्रॉन होता है ये थोड़ा सा आगे की तरफ खिसक जाता है। तो इस प्रकार से बच्चों यहाँ पर क्या होता है, इलेक्ट्रॉनों के बीच में आपस में धक्का मुक्की चलती रहती है, और सभी इलेक्ट्रॉन बच्चों क्या करते हैं, बैटरी के प्लस आवेश की तरफ चलना प्रभावित कर देते हैं। तो यहाँ तक आपको ये सिंपल तरीके से समझ आएगा कि किस तरीके से यहाँ पर जो हमारे चालक होते हैं इस चालक के अंदर में इलेक्ट्रॉन कार्य करते हैं। तो इनकी स्पीड के बारे में आपको हर एक जानकारी अच्छी तरह से हो गई होगी, क्योंकि ये टॉपिक बच्चों देखने में छोटा है, लेकिन जितना डिटेल में आप अध्ययन करेंगे उतना बेहतरीन आपको यहाँ पर जानकारी होगी, और हर एक टॉपिक हर एक फंडा आप सभी लोग का अच्छी तरह से क्लियर होगा, और आप बोर्ड एग्जाम में 100 में से 100 नंबर ले करके आएंगे। ये बच्चों आप सभी लोग को यहाँ पर रिक्वायरमेंट होती है, और आप सभी लोग को हम पढ़ाना भी बेहतरीन तरीके से चाहते हैं कि आप सभी लोग जो भी जानकारी यहाँ पर अध्ययन करें वो बेहतरीन तरीके से अध्ययन करें, क्योंकि ऐसी पढ़ाई का यहाँ पर कोई मतलब नहीं होगा कि आपने डेरिवेशन कर लिया आपको आ गया, उससे कोई मतलब नहीं होने वाला है। आपको फिगर, टॉपिक और टॉपिक के हर एक बेसिक पॉइंट अच्छी तरह से क्लियर होना चाहिए, जिससे आप नीट और IIT और JEE जैसे एग्जाम को क्रैक कर सकें। तो अब बच्चों यहाँ पर हम बात करने वाले हैं कि अगर हम V1 का यहाँ पर वेग निकाल लेते हैं तो V2 का कैसे निकालेंगे। तो यहाँ पर आपको समझ लेना है कि जब ये हमारा इलेक्ट्रॉन क्या करता है, इससे टकराता है तो ये कुछ देर के लिए यहाँ पर जाकर के विश्राम करेगा, और जब विश्राम करेगा तो इस केस में जो यहाँ पर हम इसका जो टाइम मानेंगे वो T1 मान लेंगे, क्योंकि जब इलेक्ट्रॉन चलेगा तो भैया इसमें कुछ ना कुछ समय भी लगेगा। उस समय को यहाँ पे हम क्या करेंगे, T1, T2 और T3 से यहाँ पे दिखाएंगे। इसी प्रकार से अगर हम यहाँ पे मान लेते हैं कि चालक के अंदर में जो इलेक्ट्रॉनों की संख्या बच्चों यहाँ पर क्या n है, तो उन इलेक्ट्रॉन का जो हमारा समय होगा उसको बच्चों हम क्या करेंगे, Tn से यहाँ पे निरूपित करेंगे। तो यहाँ पर बच्चों मान लेंगे कि जब इलेक्ट्रॉन चलते हैं तो इनका जो समय होता है उसको बच्चों यहाँ पर हम T1 से दिखाते हैं। इसको यहाँ पर हम समीकरण नंबर 1 मान लेंगे। इसी प्रकार से बच्चों यहाँ पर हम क्या करेंगे, दूसरे इलेक्ट्रॉन का निकालेंगे तो उसका जो वेग होगा वो V2 हो जाएगा, और इस केस में इसका जो शुरुआती वेग होगा बच्चों यहाँ से हमारा जाएगा U2, और यहाँ पर आपको मिल जाएगा AT2। इसको यहाँ पर हम क्या करते हैं, समीकरण नंबर 2 मान लेंगे। इसी प्रकार से बच्चों यहाँ पर हम क्या करते हैं, सभी इलेक्ट्रॉनों का जब वेग निकालेंगे तो लास्ट वाला जो हमारा इलेक्ट्रॉन होगा उसको बच्चों यहाँ पर हम Vn से दिखाएंगे, और इसका जो शुरुआती वेग मिलेगा UN मिल जाएगा, प्लस बच्चों यहाँ पर आपको मिल जाएगा ATN हो जाएगा, और इसको बच्चों यहाँ पर क्या करते हैं, समीकरण नंबर 3 मानेंगे। अब बच्चों इस चालक के अंदर में इतने इलेक्ट्रॉन हैं, तो इतने इलेक्ट्रॉनों का अगर यहाँ पर हम वेग निकालना चाहेंगे तो पॉसिबल नहीं होगा। तो इसीलिए बच्चों हम क्या करते हैं, इन सभी इलेक्ट्रॉनों का औसत वेग निकालते हैं। तो इसके लिए बच्चों हम क्या करेंगे, यहाँ पर इन सभी इलेक्ट्रॉनों को आपस में जोड़ लेंगे। तो इस चालक के अंदर में जो हमारे टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन होते हैं बच्चों क्या होते हैं, n होते हैं। इनसे हम भाग कर देंगे तो इन सभी इलेक्ट्रॉनों का आपको औसत वेग मिल जाएगा। तो औसत वेग का बच्चों यहाँ पर आप सभी लोग फॉर्मूला जानते हैं कि सभी इलेक्ट्रॉनों का जो हमारा वेग होगा उसको बच्चों यहाँ पर हम आपस में प्लस कर लेंगे, और यही जो हमारा औसत वेग होता है इसी को बच्चों क्या कहते हैं, अपवाहन वेग कहते हैं। इसको आप दूसरे शब्दों में बच्चों यहाँ पे कहते हैं अनुगमन वेग, और इंग्लिश में अगर हम बोलना चाहेंगे तो बच्चों यहाँ पर हम कह सकते हैं ड्रिफ्ट वेलोसिटी, और उसी ड्रिफ्ट वेलोसिटी को बच्चों क्या करते हैं, VD से निरूपित करते हैं। यही बच्चों हमारा क्या होता है, अपवाह वेग होता है, या बच्चों आप कह सकते हैं अपवाहन वेग होता है। तो यहाँ पर हम V1, V2 और Vn को आपस में जोड़ लेंगे। तो यहाँ से बच्चों लिखेंगे V1 प्लस यहाँ से जाएगा V2 प्लस डैश डैश प्लस बच्चों यहाँ पर आपको मिल जाएगा Vn। इसके अंदर में जो हमारे इलेक्ट्रॉनों की संख्या है चालक के अंदर में वो बच्चों यहाँ पर हो जाएगा n। अब यहाँ से बच्चों क्या करेंगे, समीकरण 1, 2 और 3 से सभी का मान यहाँ पर हम रख देंगे। तो यहाँ पर बच्चों आपको मिल जाएगा U, यहाँ पर बच्चों लिखेंगे U1 प्लस AT1 प्लस यहाँ पर बच्चों हम V2 का मान रखेंगे। तो यहाँ पर आपको मिल जाएगा U2 प्लस AT2 प्लस बच्चों यहाँ पर आपको मिल जाएगा डैश डैश। यहाँ पर बच्चों हम क्या करेंगे, Vn का मान रखेंगे। तो यहाँ पर आपको मिल जाएगा UN प्लस ATN हो जाएगा, और यहाँ पर बच्चों हम क्या करेंगे, n से इसको भाग कर देंगे। अब यहाँ पर बच्चों हम क्या करने वाले हैं, यहाँ पर जो हमारा U1 और U2 इनको बच्चों हम क्या करेंगे, एक तरफ कर लेंगे, और U1 को बच्चों हम यहाँ पर एक तरफ कर लेंगे। एक तरफ इसलिए करेंगे क्योंकि यहाँ पर हम इसका मान रख पाएँ। तो बच्चों यहाँ पर हम क्या करेंगे, इस n को आपस में विभाजित कर देंगे, अलग अलग यहाँ पे बांट देंगे। तो बच्चों यहाँ पर हम लिखेंगे U1 प्लस बच्चों यहाँ पर आपको मिल जाएगा U2 प्लस यहाँ पर आपका डैश डैश, ये बच्चों हमारा जाएगा UN, और ये जो हमारा n होगा बच्चों हम इसके नीचे यहाँ पे अलग अलग करके लिख सकते हैं। तो यहाँ पर हमारा जाएगा UN प्लस बच्चों यहाँ पर हम क्या करेंगे, AT1 AT2 और यहाँ पर जो हमारा ATN होगा इनको बच्चों यहाँ पर हम प्लस करके आगे लिखेंगे। तो यहाँ पर आपको मिल जाएगा A, और यहाँ पर आप देख पा रहे हैं A बच्चों हमारा क्या है, सभी में नियत है। तो A का मान बच्चों यहाँ पर हम बाहर ले लेंगे, और यहाँ पर हम ब्रेकेट लगा के लिखेंगे T1 प्लस यहाँ पर आपको मिल जाएगा T2 प्लस बच्चों यहाँ पर हमारा डैश डैश यहाँ पर जाएगा Tn, और इसके नीचे बच्चों यहाँ पर बटे में हमारा जाएगा n, क्योंकि आप जानते हैं n बच्चों हमारा क्या होता है, यहाँ पर पूरे के नीचे होता है। तो इस n को बच्चों यहाँ पर हम अलग अलग लिख सकते हैं। अब यहाँ पर बच्चों आप समीकरण नंबर A से कह सकते हैं कि जो हमारा U1 U2 और UN का मान होता है वो बच्चों कितना होता है, 0 होता है, क्योंकि ये हमारा क्या होता है, शुरुआती औसत वेग होता है, और शुरुआती औसत वेग का मान बच्चों यहाँ पर आपको मिल जाता है समीकरण A से 0। तो इसका मान बच्चों यहाँ पर हम क्या करेंगे, 0 उठा करके रख देंगे, और इस केस में जो आपको वेग मिलता है बच्चों
बच्चों यहाँ पर आपको मिल जाएगा a, यहाँ पर t1 प्लस यहाँ पर t2 प्लस बच्चों यहाँ पर मैं डैश डैश, यहाँ पर हो जाएगा tn और बटे में बच्चों यहाँ पर आपको मिल जाता है n। अब बच्चों इस पूरे समय को हम यहाँ पर क्या करते हैं, श्रांतिकाल समय कहते हैं। तो उस श्रांतिकाल समय को बच्चों यहाँ पर हम क्या करेंगे, इस पूरे का जो मान होगा वो बच्चों यहाँ पर हम टाउ के बराबर मान लेंगे। तो यहाँ पर बच्चों हम साइड में आपको दिखाते हैं किस प्रकार से आगे का डेरिवेशन यहाँ पर हम करने वाले हैं। और यहाँ पर बच्चों हम थोड़ी सी जगह कर लेते हैं क्योंकि ये डेरिवेशन आपके लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहा है। इसमें जो चीज़ें आपको इंपॉर्टेंट लगी हो बच्चों आप वीडियो को पॉज करके और अच्छी तरीके से आप नोट कर सकते हैं, क्योंकि आपके बोर्ड एग्जाम के लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट डेरिवेशन होने वाला है। और इसके बाद बच्चों आप सभी लोग अध्ययन करने वाले हैं अपवाहन वेग और वैद्युत धारा के बीच में संबंध के बारे में। ये भी डेरिवेशन आपका काफ़ी ज़्यादा बोर्ड एग्जाम में पूछा गया है। तो यहाँ तक बच्चों अब हम नोट कर चुके हैं। अब हम आगे यहाँ से बात करेंगे कि इसके आगे का यहाँ पर हम जो कार्यक्रम होगा वो कैसे करेंगे। तो यहाँ पर बच्चों हम लिख देंगे, ये जो हमारा होता है इसको बोलते हैं अपवाहन वेग, जिसको यहाँ पर बच्चों हम वी डी सिखाएंगे। और इस केस में बच्चों यहाँ से हम लिखेंगे वी डी इक्वल टू, ये पूरे का मतलब बच्चों यहाँ पर 0 हो गया है, तो यहाँ पर हमारा बचेगा a। तो यहाँ से बच्चों हम लिख लेंगे a और यहाँ पर हमारा चल रहा है t1 t2 tn। तो इसको बच्चों यहाँ पे हम क्या करेंगे, श्रांतिकाल समय मान लेंगे। इसको यहाँ पर हम क्या दिखाते हैं, यहाँ से टाउस दिखाएंगे। तो यहाँ पर आपको मिल जाएगा टाउ और यहाँ पर हम रिप्रेजेंट कर देंगे कि जो हमारा टाउ होता है जिसको बच्चों में आप क्या कहते हैं, श्रांतिकाल समय कहते हैं। जब एक इलेक्ट्रॉन दूसरे इलेक्ट्रॉन से आपस में टक्कर करता है तो पहला इलेक्ट्रॉन बच्चों क्या करता है, दूसरे इलेक्ट्रॉन पर जा करके कुछ समय के लिए विश्राम करेगा और जब विश्राम करेगा तो उसी विश्राम को बच्चों क्या कहते हैं, श्रांतिकाल समय कहते हैं। यहाँ पर बच्चों आप समझ सकते हैं कि ये बच्चों हमारे क्या होता है, पहला इलेक्ट्रॉन होता है और ये बच्चों हमारे क्या होता है, दूसरा इलेक्ट्रॉन होता है और ये बच्चों हमारे क्या होता है, तीसरा इलेक्ट्रॉन होता है। जब ये इलेक्ट्रॉन बच्चों इसे टक्कर खाता है तो ये कुछ देर के लिए जाकर के यहाँ पे रुक जाता है। रुकने के बाद बच्चों ये इलेक्ट्रॉन क्या करता है, इससे टक्कर खाएगा तो ये जाकर के यहाँ पर कुछ देर के लिए रुक जाएगा। तो इस प्रकार से इलेक्ट्रॉन बच्चों क्या करते हैं, आपस में एक दूसरे धक्का मुक्की करते हैं। तो इन इलेक्ट्रॉनों के बीच का जो हमारा समय होता है उसी समय को बच्चों क्या करते हैं, टी से दिखाते हैं। लेकिन यहाँ पर बच्चों जो हमारा समय है सभी इलेक्ट्रॉनों का वो क्या होता है, t1 t2 tn होता है। तो उसी t1 t2 और tn को बच्चों क्या कहते हैं, यहाँ पर श्रांतिकाल समय कहते हैं। उसी श्रांतिकाल समय को बच्चों यहाँ पर हम क्या करेंगे, टाउ से रिप्रेजेंट करते हैं। इसी को बच्चों आप दूसरे शब्द में कह सकते हैं विश्राम काल आपका समय होता है कि जब दो इलेक्ट्रॉन आपस में टक्कर करते हैं तो उनके बीच में जो हमारा समय लगता है उसी को बच्चों हम यहाँ पे श्रांतिकाल समय कहते हैं, या बच्चों आप कह सकते हैं विश्राम काल समय। तो यहाँ पर बच्चों हम क्या करेंगे, इस टाउ को रिप्रेजेंट करेंगे t1 प्लस t2 प्लस बच्चों यहाँ पर हमारे क्या हो जाएगा डैश डैश, यहाँ पर मिल जाएगा tn और बटे बच्चों यहाँ पर क्या हो जाएगा n। तो इस पूरे का मान बच्चों यहाँ पर मैं क्या किया है, टाउ के बराबर मान लिया है। टाउ बच्चों हमारा क्या होता है, श्रांतिकाल समय होता है। जब दो इलेक्ट्रॉन आपस में टक्कर करते हैं तो टक्कर करने के बीच में जो हमारा समय होता है उसी समय को बच्चों यहाँ पे हम क्या कहते हैं, श्रांतिकाल समय कहते हैं, जिसको यहाँ पर हम टाउ से रिप्रेजेंट करते हैं। तो बच्चों ये जो हमारा फार्मूला होता है इसी फार्मूले को बच्चों हम क्या कहते हैं, यहाँ पर अपवाहन वेग का सूत्र कहते हैं। और ये सूत्र आपके बोर्ड एग्जाम के लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है, क्योंकि बच्चों ये सूत्र कभी कभी आपके बोर्ड एग्जाम में यहाँ तक पूछा जाता है और कभी कभी बच्चों यहाँ पर पूछा जाता है कि अगर यहाँ पर हम अपवाहन वेग का सूत्र ज्ञात करना चाहते हैं वैद्युत क्षेत्र और इलेक्ट्रॉन के रूप में तो किस प्रकार से करेंगे। तो इसके आगे का प्रोसीजर और कंसेप्ट आपको हम बताने वाले हैं कि किस प्रकार से बच्चों यहाँ पर हम इस अपवाहन वेग का जो मान निकालेंगे इलेक्ट्रॉन और वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता के रूप में वो कैसे ज्ञात करेंगे। तो वो चीज़ यहाँ पर हम अब आगे सीखने वाले हैं। तो बच्चों यहाँ पर हम क्या करते हैं, सबसे पहले बात करते हैं कि इस त्वरण का मान बच्चों हम कैसे निकालेंगे। तो यहाँ पर बच्चों आप सभी लोगों ने अच्छी तरह से अध्ययन किया है कि अगर हम त्वरण की बात करते हैं तो यहाँ पर बच्चों हम बात करने वाले हैं बल के सूत्र के बारे में, जहाँ पर आप सभी लोग अच्छी तरह से जानते हैं कि जो हमारा बल का सूत्र होता है बच्चों यहाँ से बराबर होता है F इक्वल टू एम में। तो यहाँ से बच्चों हम लिख देंगे F इक्वल टू एम में। तो यहाँ पर बच्चों हम A का मान निकालेंगे। तो इस A का मान निकालने के लिए ये जो बच्चों हमारा M होगा वो इसके नीचे यहाँ पे डिवाइड में आ जाएगा। तो इसको बच्चों यहाँ पर हम आगे थोड़ा सा सिंप्लीफाई करेंगे तो यहाँ पर आपको मिल जाता है A का मान, तो F बटे बच्चों यहाँ से हमारे क्या हो जाएगा M हो जाएगा और यहाँ पर आपको मिल जाएगा A का मान। तो इस प्रकार से यहाँ पर हम क्या करते हैं, A का मान ज्ञात कर लेते हैं। लेकिन बच्चों यहाँ पर जो हम A का मान निकालने वाले हैं वो इलेक्ट्रॉन और वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता के रूप में निकालने वाले हैं। तो बच्चों आप सभी लोगों ने अध्याय नंबर 1 में अच्छी तरह से अध्ययन किया है कि अगर हम बल का मान ज्ञात करना चाहते हैं वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता के रूप में तब उस केस में जो हमारा फार्मूला होता है बच्चों यहाँ से आपका होता है F इक्वल टू ई इंटू कैपिटल ई होता है। ई बच्चों हमारे क्या होता है, इलेक्ट्रॉन होता है, जिसको आप सभी लोगों ने आवेश के रूप में अध्ययन किया है। तो आप सभी लोग यहाँ पर जानते हैं आवेश की जगह पर हम यहाँ पर ई का मान रख सकते हैं, क्योंकि आवेश का सबसे छोटी जो इकाई होती है वो बच्चों यहाँ पर इलेक्ट्रॉन होती है। उसी इलेक्ट्रॉन से मिल करके यहाँ पर हमारा आवेश बना होता है। तो बच्चों अब हम यहाँ पर लिखने वाले हैं वैद्युत बल के अनुसार।
तो यहाँ पर बच्चों आप सभी लोग जानते हैं वैद्युत बल का जो हमारा फॉर्मूला होता है F इक्वल टू यहाँ पर आपको मिल जाएगा इलेक्ट्रॉन E और यहाँ पर आपकी हो जाएगी वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। तो बच्चों यहाँ पर आपको ध्यान रखना है कि जो हमारे इलेक्ट्रॉन हैं वो विपरीत दिशा में चल रहे हैं, वो माइनस से प्लस की तरफ चल रहे हैं। तो इस केस में बच्चों यहाँ पर हमारा क्या आ जाएगा, माइनस साइन आ जाएगा। और यहाँ पर बच्चों क्या करेंगे, इसी F का मान उठा करके यहाँ पर बच्चों हम रख देंगे। तो इसको बच्चों यहाँ पर हम क्या करते हैं, समीकरण नंबर 4 मान लेते हैं। तो यहाँ से बच्चों हम लिखेंगे F का मान समीकरण 4 में रखने पर, तो जैसे बच्चों हम यहाँ पे क्या करेंगे, इस F का मान उठा करके समीकरण 4 में रखेंगे तो ये जो त्वरण का मान होगा आपको वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता और इलेक्ट्रॉन के रूप में मिल जाएगा। तो यहाँ पर बच्चों हम क्या करते हैं, इस A का मान ज्ञात कर लेते हैं। तो यहाँ पर आपको मिल जाएगा माइनस, और यहाँ पर बच्चों मिल जाएगा इलेक्ट्रॉन, और यहाँ पर आपको हो जाएगा वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कैपिटल E, और डिवाइड बच्चों यहाँ से आपको क्या मिल जाएगा, M मिल जाएगा। तो इस प्रकार से बच्चों यहाँ पर हम क्या करते हैं, त्वरण का मान ज्ञात कर लेते हैं, और इसको बच्चों यहाँ पर हम क्या करेंगे, समीकरण नंबर B मान लेंगे। तो अब बच्चों यहाँ से हम लिखेंगे A का मान समीकरण नंबर B में रखने पर, तो आगे बच्चों यहाँ पर आपको जो अपवाहन वेग का सूत्र मिलेगा वो वैद्युत क्षेत्र और इलेक्ट्रॉन के रूप में मिल जाएगा। और इसके साथ में बच्चों हमारा क्या होता है, डिवाइड में यहाँ पर आपका द्रव्यमान होता है, जो इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान होता है, जिसको बच्चों यहाँ पर हम स्मॉल m से रूपित करते हैं। तो यहाँ पर बच्चों आगे लिखेंगे A का मान समीकरण B में रखने पर, तो इस केस में आप सभी लोग को अपवाहन वेग का सूत्र मिलेगा, जो बच्चों वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता और इलेक्ट्रॉन के रूप में मिल जाएगा। तो यहाँ पर बच्चों हम क्या करेंगे, इस A की जगह पर ये वाली वैल्यू बच्चों हम उठा के पुट कर देंगे। तो आपको यहाँ पे मिलता है E, जो बच्चों हमारा इलेक्ट्रॉन होता है, और यहाँ पर आपको मिल जाएगा वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, और बटे बच्चों यहाँ से हमारा चल रहा है स्मॉल m, और गुणे बच्चों हमारे क्या होता है, श्रांति काल समय होता है, जिसको बच्चों यहाँ पर हम टाउ से प्रिंट करते हैं। तो ये जो बच्चों हमारा फॉर्मूला होता है, इसी सूत्र को बच्चों क्या कहते हैं, अपवाहन वेग का सूत्र कहते हैं, जो बच्चों यहाँ पर क्या होता है, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता और इलेक्ट्रॉन के रूप में होता है। और टाउ बच्चों आप सभी जानते हैं, दो इलेक्ट्रॉनों के बीच की जो हमारी टक्कर होती है, उस केस में जो लगने वाला हमारा समय होता है, उस समय को बच्चों क्या कहते हैं, श्रांति काल समय कहते हैं, जिसको यहाँ पर हम टाउ से दिखाते हैं। m बच्चों हमारा क्या होता है, इलेक्ट्रॉन का मास होता है। तो इस प्रकार से आप सभी लोग को इस डेरिवेशन के बारे में और इस टॉपिक के बारे में अच्छी तरीके से समझ आएगा। तो बच्चों अगर आप सभी लोग को आज की वीडियो पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करिएगा, और अपने दोस्तों के साथ में इस वीडियो लेक्चर को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा। तो इसी के साथ बच्चों यहाँ पर हम आज का इंपॉर्टेंट टॉपिक इसी पे एंड करते हैं। अब मिलते हैं आप सभी लोगों से बहुत जल्द नेक्स्ट वीडियो लेक्चर के साथ में। तो अगले वीडियो लेक्चर में यहाँ पर हम अध्ययन करने वाले हैं अपवाहन वेग और धारा के संबंध के बारे में, जो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक होने वाला है।